नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस जर्नी में जहां हम पॉलिटी और संविधान को समझने की कोशिश करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और बेसिक जो फंडामेंटल आइडियाज है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो किस तरीके से हमारे संविधान में आपको मिलते हैं। पॉलिटी और पॉलिटी के कौन से टॉपिक्स को हमें एज अ सिटीजन, नॉट जस्ट एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट और अ गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट, बट एज अ सिटीजन हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इस जर्नी में मैं आपको ले जाऊंगा। इस जर्नी के अंदर हम बेसिकली 9 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। 9 टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड। दिस इज द लेक्चर प्लान। हम पहले ये पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे गया था, किन परिस्थितियों में बनाया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स क्या थे। उसके बाद हम संविधान के बेसिक सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, टेनेट्स, फीचर्स, आइडियाज, किन आइडियाज के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है और आइडियाज आए कहां से हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तीसरे चैप्टर में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल, that is introductory part of the constitution, the identity card of the constitution, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, क्या होता है, उनकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वील गो देन नेक्स्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट what is directive principles and what are the duties that are expected to be performed. We look at union and state executive, legislature and judiciary. तीनों पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट को देखेंगे। सरकारें चलती कैसे हैं, सरकार में किसका काम क्या होता है और किसको सरकार बोलते हैं, किसको सरकार नहीं बोलते हैं, ये चीजें भी समझेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वील लुक एट हाउ दिस गवर्नमेंट सिस्टम मॉडल इज इंप्लीमेंटेड एट द लोकल लेवल इन द फॉर्म ऑफ पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटी। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में और बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि आपको एक एक चीज जो जरूरी है एज अ नागरिक एज वेल एज अ गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट, ये सभी चीजें कवर करने का हमारा प्लान है। इस एंडेवर के अंदर वी विल ट्राई टू फोकस ऑन द कोर इश्यूज, कोर कंसेप्ट्स, सो दैट आपको कभी कॉन्सेप्चुअली गलती ना लगे। जब आप एडवांस लेवल में जाओ, पढ़ाई करो मान लो, तो आपको यह ना लगे कि भाई हमें कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, वाई आर वी नॉट रूटेड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस विल हेल्प यू डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम कवर करने वाले हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। लेकिन उससे भी पहले सवाल आता है कि जो ये हम पॉलिटी पढ़ते हैं, ये पॉलिटी के कंपोनेंट क्या है, पॉलिटी होता क्या है। मैं कह तो रहा हूं कि बिगिन पॉलिटी, बट व्हाट एग्जैक्टली पॉलिटी मींस। पॉलिटी को अगर हम ब्रॉड सेंस में देखेंगे तो उसका मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिससे सिविल गवर्नमेंट डिफाइन होती है या कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन होता है। किन प्रोसीजर्स को फॉलो करके, किन प्रक्रियाओं को फॉलो करके, किन प्रोसेस को फॉलो करके हम डे टू डे लाइफ के अंदर और ब्रॉडली एक नेशन को चलाते हैं, वो पॉलिटी है। सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स में अगर मैं इसको और भी ज्यादा ब्रेक डाउन करूं तो इसका मतलब ये कि समाज अपनी गवर्नमेंट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि समाज तो एग्जिस्ट करता है चाहे गवर्नमेंट हो या ना हो। लोग आपस में मिल बांट के रहते हैं या लड़ाई झगड़ा करके रहते हैं, रहते तो समाज में ही हैं, कम्युनिटी के अंदर ही हैं। तो उस समाज में गवर्नमेंट किस प्रकार से चलती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर किस प्रकार से होता है, किस पॉलिटिकल पिलर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसको स्टडी करना, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इनको स्टडी करना, ये पॉलिटी है। भारत की पॉलिटी के कंटेक्स्ट में भारत का संविधान हमारी सबसे बड़ी गाइडिंग लाइट है। लेकिन इसके अलावा कितने ही इंस्टीट्यूशंस इस देश में चलते हैं, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ले, प्रेसिडेंट की पोस्ट लें, स्पीकर या चेयरमैन की पोस्ट लेते हैं, गवर्नमेंट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, ये सब इंस्टीट्यूशंस है अपने नाम में। ये इंस्टीट्यूशंस काम कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए पॉलिटी समझना पड़ता है, इसी को पॉलिटी कहते हैं। और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप डे टू डे एनकाउंटर करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया तो फिर ये कहां काम आएगा। जैसे आप मैथ्स पढ़ते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ते थे। लेकिन एक्सेप्ट फॉर इंजीनियर्स, एक्सेप्ट फॉर मैथमेटिशियंस, एक्सेप्ट फॉर जो स्कोर फील्ड में काम करता है, उसे ये फॉर्मूले की सिग्निफिकेंस नहीं समझ आती। लेकिन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी सिग्निफिकेंस गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर वर्ग के, हर जाति के, हर समुदाय के बंदे को अफेक्ट करती है।
और इसी वजह से पॉलिटी को समझना एज अ सिटीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट एज एन एस्पिरेंट। तो अब पहला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हमारे संविधान की तरफ बढ़ते हैं। संविधान जो इस पूरे लेक्चर सीरीज का आधार बनेगा, फाउंडेशन बनेगा, बेस बनेगा, वो संविधान बना कैसे, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि हम 200 साल तक तकरीबन ब्रिटिश रूल के अंडर, शासन के अंदर रहे। एज अ कंट्री, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री केम अंडर द ब्रिटिश रूल अंडर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, बट अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग फ्रॉम 1757 टू 1947, विच इज अ 190 ईयर टाइम पीरियड, 190 साल का टाइम पीरियड। तो ये बहुत ही साफ है कि हम ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर जीते थे और 1800s से पहले से ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए गए कानून हमारे देश पे अप्लाई होते थे। तो हमने अपना संविधान बनाने की कब सोची? 1928 वो साल था जब ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हुआ करते थे, यानी भारत के लिए जो ब्रिटिश मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, लंदन में बैठा करते थे, उन्होंने चैलेंज किया कि भारत में कोई केपेबल नहीं है कि वो अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी रूल बुक, अपनी लॉ बुक खुद बना सके। इसीलिए हमने ये चैलेंज लिया 1928 में। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उस वक्त एक्टिव थी, उन्होंने इकट्ठे होकर डिसाइड किया कि हम एक रिपोर्ट बनाएंगे विच विल बी लाइक अ प्रीकर्सर टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का बेसिस बनेगी वो रिपोर्ट। उस रिपोर्ट का नाम था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट दोस्तों उसका नाम इसलिए था क्योंकि इस कमिटी जो बनाई गई थी उसके चेयरमैन थे श्री मोतीलाल नेहरू, was the father of the first प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट के अंदर सबसे पहली बार हमने इमेजिन करना शुरू किया कि संविधान कैसा लगना चाहिए, उसके अंदर क्या अधिकार देने चाहिए हमें लोगों को, उसके अंदर हमें कौन से फीचर्स रखने चाहिए, कौन से फीचर्स नहीं रखने चाहिए, हमारे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में किस तरीके का सिस्टम हम फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये सब इमेजिन करना शुरू किया गया। उसके बाद 1934 में 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता थे एमएन रॉय। उन्होंने कहा कि भारत को एक खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू कंट्रोल अ लॉट ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शंस, और वो करते ही आ रहे थे काफी समय से। बट ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड होती है, सबसे मेजर पार्टी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इस पार्टी की इस डिमांड को टेकअप करता है। अल्टीमेटली बहुत सारे प्रपोजल्स ब्रिटिशर्स की तरफ से दिए जाते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपके जो पार्ट्स ऑफ द कंट्री है उसका संविधान आप बनाएं और बाहर की चीजों का ध्यान हम रख लें, फॉरेन पॉलिसी का ध्यान हम रख लें। बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स दिए गए। अंततः लास्ट में 1946 का एक प्रपोजल जिसके बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार होता है, उस प्रपोजल का नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में डिसाइड किया जाता है। कैबिनेट मिशन नाम का 3 मेंबर का कंटिंजेंट भारत भेजा जाता है। इसमें 3 मेंबर होते हैं, एक है पैथिक लॉरेंस, एक है स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये उन लोगों के नाम थे जो कैबिनेट मिशन के मेंबर्स थे, और तीसरे हैं एवी अलेक्जेंडर। तीनों अंग्रेज। और तभी कई बार कहा जाता है कि यार हमारे संविधान में एक खामी है कि एक ऐसे प्लान के तहत बनाया गया है जिसको एक 3 मेंबर की कमेटी ने रिकमेंड किया था और ये तीनों थे अंग्रेज। लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान अपने आप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नींव रखता है। वो कहता है कि भारत में 2 प्रकार के यूनिट हैं। एक है प्रोविंसेस, यानी कि जो कंट्रोल में थे डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर के वो राज्य, जैसे मद्रास, बंगाल, पंजाब, सिंध। इन सब प्रोविंसेस को बेसिकली कहा जाता है कि आप अपने अपने कुछ मेंबर्स चुन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेज दें। लेकिन प्रोविंसेस में जो इलेक्शन होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो इसमें से जाएंगे हर एक प्रोविंस में से, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होंगे। डायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब है कि जो जनता वहां पे रहती है, हर कोई सिटीजन वहां पे रहता है, वो वोट नहीं देने वाला है। वोट कौन देने वाला है? देखिए, हर प्रोविंस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि प्रोविंस को संचालित करने वाली, प्रोविंस को चलाने वाली एक सभा।
ये सभा constituted of people who were elected by the people. Some of them were nominated by the Britishers themselves. इस सभा में जितने लोग थे उन लोगों के द्वारा वोट दिया जाना था। किसके लिए? जो persons who will be representatives in the constituent assembly of that province. एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बंगाल से मैंने डिसाइड कर लिया कि 40 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे, तो इन 40 मेंबर्स को वोट के कौन भेजने वाला है? वो लोग जो बंगाल की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। इसका मतलब यहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या फर्क पड़ता है? जब चुनाव डायरेक्टली लोगों के द्वारा वोट के हिसाब से डिसाइड होता है, हर एक सिटीजन को वोटिंग कार्ड देके उसे वोट डलवाया जाता है, उसे डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब कि आप एक प्रकार का कमिटी बनाते हो, जिसको कई बार इलेक्टोरल कॉलेज भी बोला जाता है। ये वो कॉलेज नहीं है जहां पढ़ाई करते हो, ये वो कॉलेज है जहां पे वोटर्स कुछ सेलेक्ट किए जाते हैं। यहां पे कुछ वोटर्स सेलेक्ट किए गए हैं। कौन? जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। तो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। हर एक प्रोविंस में से जितनी पॉपुलेशन उस प्रोविंस की है उतनी प्रोपोर्शन में उसे सीटें मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरी पॉपुलेशन में से 30% पॉपुलेशन बंगाल में है तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 30% सीटें बंगाल के पास जाएंगी। This was the plan that was decided by the cabinet mission and this was the plan that was accepted by the parties in India. 1946 के ही नवंबर के महीने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हो जाता है। याद रखिए उस वक्त भारत अनडिवाइडेड है, पार्टीशन नहीं हुआ है। इसका मतलब जो आज के समय में बांग्लादेश है, जो उसके बाद आजादी के बाद ईस्ट पाकिस्तान बना, या वेस्टर्न पाकिस्तान या वेस्टर्न पंजाब वाला जो एरिया है, सिंध है, बलूचिस्तान, ये सब भारत का हिस्सा थे। और उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, उसमें 389 मेंबर्स की पोजीशन रखी गई। Some of these members were from the provinces and some were from princely states. प्रिंसली स्टेट्स यानी वो रियासतें जो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं आती थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के साथ किसी प्रकार का उनका एग्रीमेंट हो रखा था। इस एग्रीमेंट के तहत ये रियासतें, ये राजा महाराजा जो होते थे, ये अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है, बाहर की जो फॉरेन नीति है, दे यूज्ड टू डू इट ओनली ऑन द डिसीजन मेकिंग ऑफ ब्रिटिशर। अंग्रेजों के हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाते थे, लेकिन अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी यानी विद इन द किंगडम टैक्सेस कितने लगाने हैं, कानून कैसे बनाना है, ये अपने हिसाब से डिसाइड करते थे। ऐसे 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनवाइट किए गए। इनविटेशन करने के बाद भी इनिशियल मीटिंग्स के अंदर ये नहीं आते हैं। अल्टीमेटली मार्च 1947 में पार्टीशन का प्लान फाइनलाइज होता है, जब माउंटबेटन को भारत का वाइसरॉय बनाया जाता है, गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और पार्टीशन के बाद वेस्ट पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश, ये सब भारत से बाहर चले जाते हैं। इस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी ऐसी सभा जो संविधान बना रही है, उससे भी बाहर चले जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई ओनली 299 मेंबर्स रिमेन आफ्टर 1947। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव 1946 में ही हो गया था, 1946 में ही हो गया था कंप्लीट। और उसके बाद पहली मीटिंग बुलाई जाती है 9 दिसंबर 1946 को। इस मीटिंग के अंदर यह डिसाइड किया जाता है कि हम जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनका चुनाव करेंगे, इलेक्शन करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं या जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए एक सभा है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव न्यूली कम आफ्टर इलेक्शन, इलेक्ट होके आ गए हैं ये लोग, 211 लोग आ गए हैं। अब इन्होंने अपना मुखिया चुनना है, सरपंच चुनना है, अपने में से लीडर चुनना है। तो सबसे पहले इनिशियली प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करवाने के लिए शांति से और सबकी सहमति से देयर मस्ट बी अ पर्सन हु कंडक्ट्स दोस प्रोसीडिंग्स। उस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। एक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब द पर्सन हु हैज टू कंडक्ट द इनिशियल प्रोसीडिंग्स। उस व्यक्ति को अपॉइंट करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, लेकिन आप ये सोचते हो कि जो सबसे
इज्जतदार, सबसे सीनियर व्यक्ति है, क्यों ना उसी को अपॉइंट कर लें। वाई नॉट अपॉइंट द सीनियर मोस्ट मेंबर हु इज द मेंबर ऑफ आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट, एंड दैट पर्सन इन दिस असेंबली वॉज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको अपॉइंट कर लिया जाता है एज द प्रेसिडेंट फॉर टेम्पररी बेसिस, क्योंकि जो असली प्रेसिडेंट होगा कंस्टिट्यूएंट असेंबली का वो तब चुना जाएगा जब ये सारे लोग, असेंबली के लोग बैठ जाएंगे और इनमें वोटिंग करवाई जाएगी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए वोटिंग करवाई जाती है, वोटिंग का नतीजा सामने आने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। इसलिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं, इनिशियली कुछ समय के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन वोट होने के बाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आगे जाके भावी भारत के, आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट बनेंगे। आगे हम बहुत सारी बातें करेंगे अबाउट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सो बी पेशेंट एंड बी वेरी अटेंटिव। वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एच.सी. मुखर्जी साहब। संविधान बनने के कुछ साल पहले ऑलरेडी ये बातें चल रही थी कि इंडिया को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक नई रूल बुक चाहिए, एक नया कानून की किताब चाहिए। इसीलिए वाइसरॉय जो होते हैं भारत के, वो पहले से ही सर बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बना देते हैं। ये सर बी एन राव का ही कमाल है कि भारत ने इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में से बहुत सारी चीजें बोरो की। उन्होंने इन सभी कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करके पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। जो संवैधानिक सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी 1947 में बनती है और वो इसी ड्राफ्ट के ऊपर काम करती है। ड्राफ्ट क्या होता है? जो आपने एक बेसिक डॉक्यूमेंट बनाया होता है, लेकिन वो फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं होता है संविधान का। तो हमारे संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, वो इस बेसिक डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करती है जो सर बी एन राव ने तैयार किया था। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है तो बहुत सारे उसमें माइलस्टोन आते हैं। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है। 11 दिसंबर को वोटिंग करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू, जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं, वो एक डॉक्यूमेंट इस टेबल पे रख देते हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। इस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में इमेजिन किया जाता है कि भारत कैसा होगा आजादी के बाद। हमारी कंट्री सेकुलर होगी, हमारी कंट्री में शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइबल कम्युनिटीज को कुछ स्पेशल प्रोविजंस, हेल्प्स मिलेंगी, है ना। हमारे देश में जस्टिस होगा, लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी। ये इमेजिन करते हैं इन आइडियाज को, और इन आइडियाज की इमेजिनेशन जब कागज पे उतारी जाती है, हमारे संविधान के अंदर फाइनली इनको लिखा जाता है, तो ये आपको कहां पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा प्रीएम्बल में, जो सबसे पहला पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इंडेक्स पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आधारशिला है हमारे संविधान की। अब इसके बाद ढेर सारी मीटिंग्स होती हैं, और क्योंकि आपको मैंने बताया कि 200 से ज्यादा मेंबर हैं, अब 200 से ज्यादा मेंबर एक साथ बैठ के संविधान नहीं लिख सकते, इसीलिए आपको सेपरेट कमेटियां बनानी पड़ती हैं। आपने ढेर सारी कमेटियां बना दे हैं, जिसमें से 8 कमेटीज होती हैं मेजर कमेटीज। मेजर मतलब बहुत बड़ा जिम्मेदारी उनको दी गई है। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए जाते हैं। नेहरू जी को यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन की पावर्स कमेटी और स्टेट्स कमेटी का मुखिया बना दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रोविंशियल मतलब वो जो स्टेट्स वाले स्टेट्स थे। प्रोविंशियल का मतलब क्या होता है? देखो, कंफ्यूज नहीं होना, प्रोविंशियल और स्टेट्स। आजाद भारत में हम प्रोविंस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये ब्रिटिश एरा का शब्द है। हम इस्तेमाल करते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का, है ना। लेकिन आजाद भारत बनने से पहले जब हम स्टेट शब्द इस्तेमाल करते थे, इसका तात्पर्य होता था, मतलब होता था प्रिंसली स्टेट, यानी कि रियासतें, द किंगडम्स दैट वर रूल्ड बाय द रूलर्स हु वर नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश। इसकी एग्जांपल है काठियावाड़, पटियाला, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे किंगडम्स हुआ करते थे, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़। अब ये प्रिंसली स्टेट्स अलग हैं। और जब मैं बात करता हूं संविधान बनने के बाद जब स्टेट शब्द यूज होगा, तो वहां पे हमने क्या कहा कि हमारे 2 प्रकार के यूनिट होंगे। एक होगा स्टेट, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, और दूसरा होगा यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादरा एंड नगर हवेली।
अब ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी प्रोविंशियल कमेटी को थी, जिसके चेयरपर्सन थे सरदार पटेल। फंडामेंटल राइट्स की और माइनॉरिटीज की कमेटी के चेयरपर्सन भी थे सरदार पटेल। और आखिर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दी गई थी स्टीयरिंग कमेटी और फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी और एक और कमेटी जिसका नाम है रूल्स कमेटी। तो ये कमिटीज आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो दिग्गज नेता थे उनके कंट्रोल में, उनके हाथ में बड़ी बड़ी समितियां थी, कमेटियां थी, और अल्टीमेटली संविधान जो बना है वो इन अलग अलग कमिटीज के द्वारा स्टडी किए गए, ड्राफ्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन को मर्ज करके ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया है। इसके अलावा जब ड्राफ्टिंग कमेटी फाइनल ड्राफ्ट क्रिएट करती है 1948 तक इसको फाइनल ड्राफ्ट बना दिया जाता है, पब्लिक में भी इसे सर्कुलेट किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पे ऊपर दे दनादन डिबेट चलती है। इनफैक्ट हमारा संविधान फाइनली तब बनता है जब 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक इस संविधान पे चर्चा होती है और इस संविधान को बनाने की प्रक्रिया चलती है। On 26 November 1949, the Constitution was said to be adopted. मतलब हमने जो फाइनली सिग्नेचर करवाए हैं, फाइनली कहा है कि अब पूरा संविधान पास हो चुका है, एंटायर बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन पास्ड। द डे इज 26 November 1949. On 24th January 1950, the final sitting of the Constituent Assembly takes place. संविधान बनाने वाली जो सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसकी फाइनल सिटिंग कब होती है? 24 जनवरी 1950 को, जब सब लोग जितने भी उस दिन आए थे मेंबर साइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ध्यान रखिएगा 15 ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने संविधान पे साइन नहीं किया। 299 में से 284 मेंबर्स हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन ना करने के उनके अपने अलग अलग रीजंस थे। कुछ लोग खफा थे कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से बना था, कुछ चीजें उनको पसंद नहीं थी, पर्टिकुलर सेक्शंस या सेगमेंट्स, तो हो सकता है उन्होंने साइन ना किया हो। अब साइन करने वाला दिन कौन सा है? 24 जनवरी 1950। और अप्लाई होने वाला डे कौन सा है? एप्लीकेबल होने वाला डे कौन सा है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस इसलिए है, या ये डेट इसलिए सेलेक्ट की जाती है क्योंकि जब 1929 में 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर में सेशन होता है, लाहौर कांग्रेस सेशन के अंदर यह डिसाइड किया जाता है कि 1930 के 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। ये पहली कांग्रेस थी जिसने ये डिसाइड किया था कि अब हम अंग्रेजों से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करेंगे, उनके अधीन किसी भी प्रकार से नहीं रहेंगे। इसीलिए 26 जनवरी का जो डेट है वो संविधान अप्लाई करने के लिए भी डिसाइड किया जाता है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारी और चीजें भी की, जैसे 22 जुलाई 1947 को हमारा तिरंगा झंडा, दैट मींस नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया कि यह नेशनल फ्लैग होगा। और वहीं दूसरी ओर जिस दिन लास्ट दिन था साइन करने का कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उस दिन नेशनल एंथम यानी जनगणमन और नेशनल सॉन्ग यानी कि वंदे मातरम भी फाइनलाइज होता है कि ये दोनों नेशनल सिंबल्स बनेंगे। नेशनल सिंबल्स के बारे में मैं प्रीएम्बल वाले चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूं, सो डू नॉट वरी अबाउट अदर नेशनल सिंबल्स लाइक नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, इज देयर अ नेशनल लैंग्वेज और नॉट, दैट विल कम टू नो वेरी सून। अब संविधान बन तो जाता है इतने समय में, बट उसके दौरान बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग मेड, यू सी दैट द कंट्री इज अंडरगोइंग पार्टीशन, अ कंट्री इज अंडरगोइंग रेफ्यूजी क्राइसिस, एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड एज वेल। अगर आप संविधान पढ़ेंगे, उसके अंदर कुछ आर्टिकल्स सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में बताते हैं। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होना शुरू होता है, अप्लाई होना शुरू होता है, उस दिन भारत का नागरिक कौन है, इंडिया का सिटीजन कौन है, यह हमारे संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है। और संविधान में स्पेसिफिकली आर्टिकल नंबर 6 और आर्टिकल नंबर 7 के अंदर माइग्रेंट्स की बात हुई है, जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए या भारत से पाकिस्तान गए और उसके बाद रिवर्स माइग्रेट हुए। So that means the partition and refugee crisis is reflected in how the constitution was made. Another challenge during this drafting was post-independence integration of the princely state, यानी रियासत। अगर आप ब्रिटिशर्स का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट देखोगे, जिसके तहत भारत को आजादी मिल गई थी एक तरीके से, उस एक्ट के अंदर
प्रोविंसेस तो भारत के थे ही, मतलब पंजाब, बंगाल, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, दीज वर पार्ट ऑफ इंडिया। बट प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतें जैसे हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, दीज वर नॉट डायरेक्टली मेड पार्ट ऑफ इंडिया नॉर मेड पार्ट ऑफ पाकिस्तान। They were given the option to join any of the two or to remain independent. आप एक प्रिंसली स्टेट के तौर पे पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं या इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, ये ऑप्शन प्रोवाइड किया गया। नाउ दिस ऑप्शन वाज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज इंडिया वांटेड कि जो ओरिजिनली जितने भी एरिया हमारे कंट्री के मैप के अंदर आते हैं वो सब हमारे साथ इंटीग्रेट हो। कुछ स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में आई परेशानी, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन कुछ स्टेट्स इजीली इंटीग्रेट हो गए, एग्रीमेंट साइन करके ही हो गए। अब इसीलिए हमारा संविधान जो है बहुत ही ऐसे टर्मोइल के समय पे बना है जिसकी परछाई आपको देखने को मिलेगी जब मैं डिस्कस करूंगा अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यू विल सी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मेक श्योर कि हमारे सेंटर के पास यानी जो केंद्र सरकार है यानी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास हमेशा ज्यादा पावर्स हैं। इन कंपैरिजन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स देयर विल ऑलवेज बी मोर पावर विद द सेंटर। और उसका जो आपको अंदेशा मिल जाता है वो यहीं से मिल जाता है कि जिस माहौल में हमारा संविधान बना, एक यूनिटी, इंटेग्रिटी बनाना और पावर को थोड़ा बहुत सेंटर के पास रखना, ये एक नेसेसिटी हो गया था। अब हमारा संविधान बनके तैयार होता है, अब इसका अध्ययन करना है हमें। वी हैव टू गो थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी हैव टू सी दैट व्हाट दिस कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली इंटेल्ड। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। संविधान बनने के प्रोसेस से थोड़ा बहुत आप वाकिफ हो गए होंगे किन परिस्थितियों में संविधान बनता है। अगले चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारे संविधान के कुछ ऐसे मूल सिद्धांत या बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है जिसको आप याद रखें तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की समझ और बेहतर होगी।